मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी भारतीय संविधान के भाग से रिलेटेड है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का एक भाग जो था, भाग का निर्माण हुआ कैसे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। भारतीय संविधान जो है, हमारा संविधान जो बन के कंप्लीट हो गया था वो 26 नवंबर 1940 एक सेकंड, मिस्टेक हो गई, 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनके कंप्लीट हो गया था, परंतु इसको लागू कराया गया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें जब बना था तो इसके अंदर अनुच्छेद थे, इसमें भाग थे, इसके अंदर अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो हम बात करेंगे भाग की। जो भाग था, ये भाग का निर्माण क्यों हुआ, भाग की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इसे एक ग्रुप वाइज उठाया गया था। ठीक है, इसका मतलब ग्रुप लिए गए थे। ग्रुप मीन्स जैसे कि जो एक ही चीज़ों से रिलेटेड थे, जिन अनुच्छेद में एक ही प्रकार की बातें करी गई थी, ठीक है, वो सारा उस भाग के अंतर्गत डाल दिया गया था। जैसे अगर नागरिकता की बात करी गई है तो अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 6 में नागरिकता से संबंधित 10-12 अनुच्छेद थे, उसके अंदर नागरिकता से संबंधित बातें कही गई थी। तो उस सारे अनुच्छेद को मिला करके एक बनाया गया और उसको बोला गया भाग। ठीक है, ऐसे आपका मौलिक कर्तव्य का, संविधान क्या कहते हैं, संघ का, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, मंत्रिपरिषद का, इस प्रकार से कई सारे इसमें भाग बनाए गए थे। जब बनाए गए थे उस समय टोटल 22 भाग थे। ठीक है, कितने थे? 22 भाग। परंतु उसके बाद इसमें बीच बीच में परिवर्तन होने लगा। उन परिवर्तन होने की वजह से अब है तो भाग 22, परंतु उनके अंदर जैसे भाग का, भाग खा, गा, ABC करके, ऐसे करके टोटल आपके 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, जब भारत का संविधान बनके कंप्लीट हुआ था 1949 में, तो उस समय 22 भाग थे, परंतु उसके बाद कई प्रकार के संशोधन हुए, और उन संशोधन के होने की वजह से आपका जैसे क्या कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन था। इस प्रकार से संशोधन होने के कारण उसमें फिर 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे प्रत्येक भाग के बारे में। तो अभी हमने पढ़ लिया भाग का आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो एक ही प्रकार के ग्रुप थे उन सबको एक ही में मिला दिया और फिर उनको भाग का नाम दे दिया। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाग 1। भाग 1 में क्या है? संघ व उसका क्षेत्र। और ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक के बारे में इसमें डिटेल दी है। ठीक है, यहाँ पर संघ का मतलब है स्टेट से, राज्य से। ठीक है, राज्य, और आपका उसका क्षेत्र जो है वो यूटी वगैरह, यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले चाहे अनुच्छेद 1 हो, भाग 1 हो, अनुसूची 1 हो, ये तीनों ही हैं, सब में सबसे पहले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहाँ तक? तो आपका पहला भाग किससे रिलेटेड है? पहला भाग हो, अनुसूची हो, अनुच्छेद हो, सब आपके किससे? राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनसे संबंधित है। अगर बात करें भाग 2 की, भाग 2 जो है वो आपकी नागरिकता से संबंधित है। इसके अंदर 5 से 11 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इसके अंदर नागरिकता से मतलब किस प्रकार की अवस्था में व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी, किस अवस्था में वो भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा, किस प्रकार से नागरिकता छीनी जा सकती है, तो इन सबसे संबंधित जो दे रखा है वो भाग 2 में है। यानी कि फाइनल कंक्लूजन निकलता है कि भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, अगला आता है भाग 3। भाग 3 जो है वो 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मौलिक अधिकार आपने पढ़े होंगे,
12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद, 12 से 35 तक अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और आपको पता हो मौलिक अधिकार जो थे पहले कितने थे, 7 थे, टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु उसमें संशोधन हुआ, उसके बाद अब मौलिक अधिकार केवल कितने बच गए हैं, 6 बच गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये संविधान में संशोधन हुआ था कब फ्रेंड, तो ये जो आपका 44वां मौलिक अधिकार है ना, सॉरी कुछ तीसरा मौलिक अधिकार जो है भाग पार्ट 3 में, इसमें क्या है, इसका जो चेंजेस हुआ था कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, 44वें, और ये हुआ कब था आपका, 1978। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिपीट कर रहा हूँ, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। पहले टोटल 7 होते थे, परंतु जब से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, अब टोटल कितने रह गए हैं आपके, 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया था, तो वो आपका हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हटाया गया था 1978 में। ठीक है, और इसको 300A में ऐड कर दिया गया है, किसको, संपत्ति के अधिकार को। चलिए ओके, आगे आते हैं। अगला दे रखा है आपका 4th है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दे रखे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत क्या है कि जो राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर किस प्रकार के प्लानिंग की जाएगी, योजनाएं की जाएंगी, ठीक है, नीतियों को कैसे पालन कराया जाएगा, इन सब के बारे में इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो राज्य में और केंद्र क्या कहते हैं, केंद्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, दोनों के अंतर्गत आपका इसमें डिसीजन लिया जाता है। तो ये आपका हो गया भाग 4। भाग 4 में संशोधन हुआ था, दोबारा मैंने आपको बताया था, ये कौन सा संशोधन था, ये भाग 4 का में आपका 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 42वां, और ये आपका कब हुआ था, 1976 में आपका भाग 4 के का परिवर्तन हुआ था, जिसे मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में लिया गया है। ठीक है, कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसका भी डेट याद रखिएगा, कौन सा संविधान है, संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, चलिए अगला आपका दे रखा है भाग 5, यानी कि भाग 5 में क्या दे रखा है, भाग 5 जो है आपका वो संघ से रिलेटेड है। ठीक है, संघ से रिलेटेड अर्थात केंद्र सरकार के बारे में इसके अंदर आपको समस्त जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक में है, जिसमें 52 से 73 राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, अर्थात प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति कैसे होगी, उनका शपथ कैसे दिलाया जाएगा, ओथ कैसे दिलाई जाएगी। और मैं ओथ की पहले ही शपथ की वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ देख सकते हैं। राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर किसको कौन शपथ दिलाता है, इस सब के बारे में प्रॉपर डिटेल से आपको पढ़ाया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने भाग 5 में क्या पढ़ा, भाग 5 कहता है कि यूनियन से जुड़ा हुआ है, अर्थात केंद्र से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत आपका जितना भी केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, उन सब के बारे में समस्त डिटेल दी गई है। ठीक है, सेंटर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। ठीक है, इसमें आपका केंद्र सरकार हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, मंत्री परिषद में क्या है 74 से 78 तक है। ठीक है, और महान्यायवादी, अटॉर्नी ऑफ जनरल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी शपथ कौन दिलाता है, ये तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप उसमें शपथ वाले में देख सकते हो। 76 के अंतर्गत इसमें डिटेल दी गई है कि इन्हें कौन नियुक्त करेगा, इनका सैलरी कितनी होगी, इनकी समय अवधि कितनी होगी, इनका शपथ कौन दिलाएगा। ठीक है,
तो इन सब के बारे में समस्त डिटेल इसमें दी गई है। ओके फ्रेंड, तो हमने आज 5 भाग पढ़ लिए। चलिए अब हम आते हैं अगले भाग 6 पर। ओके, चलिए भाग 5 के अंतर्गत अभी आपको थोड़ी सी और इसमें डिटेल है। देखिए संसद के बारे में। संसद जैसे आपको पता हो, जो हमारा देश का संसद है, संसद के 2 सदन होते हैं, है ना। कौन सा? एक होता है आपका लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा। ठीक है, आपको पता है एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। लोकसभा को हम लोअर बोलते हैं और राज्यसभा को अपर बोलते हैं। लोअर सभा और अपर सभा। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि पीएम होते हैं। पर जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो आपका कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद, इसके अंदर जितनी भी संसद से रिलेटेड डिटेल है वो सारी की सारी आपको अनुच्छेद 79 से 122 में मिल जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, राष्ट्रपति के जो आदेश होते हैं वो आपको 123 के अंतर्गत मिलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में आपको संपूर्ण डिटेल 124 से 147 अनुच्छेद में मिलेगी। और भारत का नियंत्रक व महालेख प्रशिक्षक 148 से लेकर के 151 तक आपको इसमें डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे हमने पढ़ लिए अनुच्छेद 5 में, यानी कि संपूर्ण रूप से ये आपका किससे रिलेटेड है? संघ से रिलेटेड है, केंद्र से रिलेटेड है। जितने भी संबंधित केंद्र से पोस्ट है वो सारी की सारी आपको भाग 5 में मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए जब हमने केंद्र की बात कर ली, केंद्र मतलब एक हाई लेवल का हो गया, क्योंकि सेंट्रल लेवल की बात होती है। सेंट्रल लेवल पर जब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे आते हैं स्टेट लेवल पर, अर्थात भाग 6 जो है आपका वो किससे रिलेटेड है? स्टेट लेवल से। ठीक है, स्टेट लेवल में क्या है आपका? भाग 6 दे रखा है आपका राज्य, अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक। ठीक है, जितने भी जो भी व्यक्ति, जो भी पोस्ट या जो भी पद राज्य से जुड़े हुए हैं वो सारे आपके भाग 6 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है फ्रेंड, जितनी भी पोस्ट हैं, जितने भी आपके पद खाली हैं, जो भी हैं या भरे हैं, सब के सब पोस्ट जितनी भी है सारे आपके भाग 6 के अंतर्गत आती हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्ट हैं। जैसे आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में वो होते हैं प्रेसिडेंट, और इसी तरीके से स्टेट में कौन होते हैं? राज्यपाल, जिसे हम बोलते हैं गवर्नर। ठीक है, गवर्नर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, कौन शपथ दिलाएगा, इनका कार्यकाल कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, इन सब की डिटेल आपको 152 से 162 तक में मिलेगी। फिर आपका मंत्री परिषद होगा स्टेट लेवल का, ठीक है, विधान परिषद वगैरह, इसके अंतर्गत सारी डिटेल 163 से लेके 167 तक में मिलेगी। उसके बाद विधानमंडल, विधानमंडल में कितने सदस्य होंगे, कौन होगा, उसका अध्यादेश कौन पारित करेगा, आदेश कौन देगा, वो सारे आपको 168 से 212 में मिलेंगे। ठीक है, 213 जो है राज्यपाल की आदेश दे सकती है। फिर उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में आपको डिटेल मिलेगी, कितने उसके अंदर जज होंगे, उनका डिसीजन का प्रोसेस, इन सब के बारे में निर्णय जो होगा आपका 214 से 232 तक में है। अनुच्छेद हैं ये सारे। ठीक है, ये सारे आपके अनुच्छेद हैं। और अधीनस्थ न्यायालय जो उनसे नीचे हैं, उच्च न्यायालय के अंडर में आते हैं, वो आपके 233 से 238 तक में मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यह आपका कंप्लीट हो जाता है भाग 6। भाग 6 अर्थात भाग 6 के अंतर्गत पूर्ण रूप से किससे रिलेटेड है? स्टेट से रिलेटेड है। मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूँ दोबारा से। जो हमने अभी भाग 1 पढ़ा था, भाग फर्स्ट, वो संघ से रिलेटेड था। ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से। दूसरा हमने पढ़ा था नागरिकता से संबंधित, कैसे नागरिकता मिलेगी, कैसे नागरिकता छीनी जा सकती है। तीसरा आपका मौलिक अधिकार था, मैंने बताया था मौलिक अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत पूरी डिटेल है उसमें। उसके बाद चौथा हमारा था नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में हमने पढ़ा था 36 से लेकर 51 तक था, राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर। फिर हमने पढ़ा था एक संविधान संशोधन हुआ था 42वां, कब हुआ था?
1976 के अंतर्गत, जो भाग 4 का में था। इस तरीके से आप देखो, वीडियो को देखते देखते ही याद कर लोगे। भाग 4 का में था, उसमें क्या था, मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम बात करें भाग 5 की। भाग 5 जो था आपका, वो पूर्ण रूप से रिलेटेड था केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी कनेक्टिंग पर्सन है उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, और उनकी सैलरी प्रोसेस क्या होगा, उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, ये सारी डिटेल हमने 5 में पढ़ी। सेंट्रल गवर्नमेंट से आने के बाद फिर हम भाग 6 में आए, स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट में हमने पढ़ा कि कौन किसको अध्यादेश देता है, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, ये सारे आपके भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड, 6 तक हमें याद हो गए हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला आपका दे रखा है भाग 7। भाग 7 क्या है, प्रथम अनुसूची में दर्ज बी श्रेणी के राज्य थे, जिसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया। ठीक है, निरस्त मतलब भाग 7 में पहले क्या था, स्टेट को क्या करते थे, ग्रेड देते थे, ये ए ग्रेड में, बी ग्रेड में। परंतु उसके बाद क्या हुआ, 1956 में एक्ट पारित हुआ, 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत इस भाग को वहाँ से हटा दिया गया है। तो भाग 7 आप बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर सकते हो कि भाग 7 के अंतर्गत जो श्रेणी थी राज्यों की, उनको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। ओके फ्रेंड, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे आते हैं भाग 8। तो अब भाग 7 आपका है ही नहीं। ठीक है, चलिए भाग 8। भाग 8 दे रखा है वो आपका संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो आपका 7वां था राज्यों से रिलेटेड था, तो 8वां आपका किससे रिलेटेड है, जिसको निरस्त कर दिया गया था, 8वां आपका यूटी से रिलेटेड है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कि पता हो, जब भारत का संविधान बना था उस समय टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। परंतु उसके बाद क्या हुआ, जैसे आपको पता होगा दिसंबर में एक्ट पारित हुआ, उसके अंतर्गत क्या हुआ, कश्मीर और लद्दाख को बना दिया गया है 2 केंद्र। तो उस समय कितने हो गए थे, 9, यानी कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। पहले 28 राज्य थे, बाद में आपका तेलंगाना 2 जून 2014 में अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। उसके बाद क्या हुआ, 29 राज्य हो गए। ठीक है, और 9 आपके केंद्र शासित प्रदेश। परंतु फिर जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, तो उसके बाद जो 29 राज्य थे उसमें से जम्मू कश्मीर को राज्य की पद्धति से हटा दिया गया। तो फिर आपके दोबारा कितने राज्य बचे, 28। ठीक है, यानी कि अगर अब बात करी जाए आपके कितने राज्य हैं, तो राज्य टोटल हैं 28, और यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश 9 थे। पहले 7 थे, 2 लद्दाख और जम्मू कश्मीर बने तो 9 हो गए। उसके बाद एक संविधान 26 जनवरी को पारित किया गया था, उसमें संशोधन हुआ था। बात चली थी क्या, दमन और दीप और दादर एंड नागर हवेली को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, न्यूज़ में सुना था कि क्या, दमन और दीप और दादर एंड नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। तो टोटल यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगे आपके 8। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला है, हमने पढ़ा क्या, 8वां केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड था। जैसे कि आपको पता ही है कौन कौन से होंगे, मैंने उसकी एक ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो आपका मैं बताता हूँ ट्रिक क्या है। ट्रिक है आपकी दादी, थोड़ी फनी है पर बहुत इजी है, आपके लिए याद हो जाएगी। आप जल्दी चल। ठीक है, दादी आप जल्दी चल, अर्थात इस दा से मतलब हो गया आपका दादर एंड नगर हवेली, एक हो गया, आप लिखते रहिए कॉपी में। दूसरा आपका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में इधर की मात्रा आती है पर ये ठीक है। ठीक है, पहला दादर है नगर हवेली, दूसरा दिल्ली। तीसरा आपका आ से हो गया
अंडमान निकोबार। चौथा आपका पास से हो गया पांडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी हो गया आपका, 4 हो गए। फिर 5वां हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। ला से आपका हो गया लद्दाख, ठीक है, जल्दी में जा ला और दै पे बड़ी की मात्रा, तो जा से हो गया जम्मू कश्मीर, ला से हो गया लद्दाख, और इस दी से हो गया दमन एंड द्वीप, ठीक है, दीप एंड दमन। और फिर चा से हो गया चंडीगढ़, और इस ला से हो गया लक्षद्वीप, ठीक है। देखो आपके पूरे हो गए होंगे, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे 9 हो गए, ठीक है। दादर एंड नगर हवेली, दिल्ली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और उसके बाद दमन एंड दीप, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, ठीक है। ये आपकी ट्रिक थी याद करने की कि कितने भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इसीलिए हमने बहुत ही इजीली 9 केंद्र शासित प्रदेश की बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। चलिए आते हैं, तो ठीक है, ये आपका था किससे रिलेटेड, 8वां भाग से। अब आते हैं हम 9वें भाग पे। देखिए 9वां जो आपका भाग है वो था पंचायती राज से, ठीक है। इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, जो आपको 343 अनुच्छेद 343 में इसकी डिटेल मिलेगी। जब ये संविधान बना था तो उस समय खाली भाग 9 थे, परंतु इसके बाद इसमें संविधान संशोधन होता गया और उसको फिर 9 का और 9 खा तक में इसको बांट दिया गया, ठीक है। ये था क्यों, क्योंकि जो पंचायत व्यवस्था थी ये छोटे कस्बे, छोटे इलाके, गांव तक के लिए थी, ठीक है। ग्रामीण स्तर की छोटी इकाई के लिए इसको बनाया गया था जब संविधान में इसको सम्मिलित किया गया था, क्योंकि उस समय गांव के बारे के विकास में भी सोचना था कि गांव का प्रोसेस कैसा होगा, गांव की देखरेख कैसी होगी छोटे स्तर पे। परंतु फिर क्या हुआ, इसी तरीके से शहरों के लिए नगर पालिका बनाई गई, ठीक है। शहरों के लिए क्या बनाई गई, नगर पालिका। ये कौन सा संशोधन था, ये 74वां संविधान संशोधन था। इम्पोर्टेंट है, दोनों ही संशोधन पूछे जाते हैं एग्जाम में। रिपीट कर रहा हूँ, 73वां संविधान संशोधन आपका पंचायत राज से था, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। 9 का के अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से था, शहरों के लिए, ठीक है। फिर 9 खा में आया आपका क्या, सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। इसे कौन से 97वें संविधान संशोधन से 2011 में जोड़ा गया था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगी ये भी समाज का कल्याण करने में, यानी कि राज्य क्षेत्रों का, छोटी इकाइयों का विकास करने में अपना योगदान देंगी, ठीक है फ्रेंड। रिपीट कर रहा हूँ, 9th भाग 9 में पंचायत राज था, बाद में परिवर्तन हुआ, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका डाली गई। फिर 9th खा में 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटी डाली गई, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला आता है भाग 10। भाग 10 जो है अनुसूचित जाति व जनजाति के बारे में 244 से लेकर के 244 का के अनुच्छेद में व्याख्या की गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, जो विशेष प्रकार की जातियां हैं, SC ST या के बारे में, विशेष प्रजाति की विशेष जाति जो है जिनकी छोटा अल्पसंख्यक जो होते हैं, आप कह सकते हो अल्पसंख्यक, ठीक है, उनके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। फिर आते हैं हम भाग 11, संघ व राज्यों के मध्य संबंध। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो राज्य सरकार, ये राज्य और ये संघ मतलब क्या है, केंद्र। केंद्र मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो राज्य और संघ के बीच में किस प्रकार से क्रियाएं होंगी, आपस में कैसा उनका कोऑर्डिनेशन होगा, प्रशासनिक संबंध कैसा होगा, विधेयक कैसे बनेंगे, नियम कानून कैसे बनेंगे, इन सब के बारे में आपका भाग 11 में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 245 से 263 के अंतर्गत, ठीक है। इसके अंदर वो ये प्रशासनिक ढांचे के बारे में डिटेल आपको दी गई है। फिर आते हैं भाग 12। भाग 12 में वित्तीय संपत्ति व समुदाय व वाद विवाद के अंतर्गत 264 से 300 के बीच में का में अनुच्छेद में इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। भाग 12 जो है वो आपका संपूर्ण रूप से वित्त से संबंधित है कि जो फाइनेंशियल होगी सिचुएशन उसको कैसे देखा जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, राज्य हो गया या केंद्र हो गई, किसको कितना फंड रिलीज़ किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। तो यानी कि पूरा ये आपका संपत्ति से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड। चलिए फिर आते हैं भाग 13 पे।
भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम, अर्थात जो भारत का एक स्टेट है उसके अंतर्गत कमर्शियल जो होंगे, व्यापार होंगे, ट्रेड होंगे, वो कैसे होगा, कॉमर्स कैसे चलेगी। ठीक है, मतलब कि जो व्यापार है वो व्यापार की कैसी नीति होगी, क्या उनका प्रावधान होगा, किस प्रकार के व्यापार को लीगल माना जाएगा, किस प्रकार के व्यापार को इलीगल माना जाएगा। ठीक है, ये सारा इसके अंदर आपका भाग 13 में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड, भाग 14 क्या है, संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, यानी कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो संघ और राज्य के अधीन में होंगी। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं व राज्य सेवाएं, लोक सेवा यूपीएससी जो है आपका। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी पोस्टें होंगी जो आपकी केंद्र के अंतर्गत आएंगी और राज्य के अंतर्गत आएंगी, यानी कि इन दोनों की जो सेवाएं हैं कौन कौन सी पोस्ट पे हैं वो इसके अंदर बताई गई हैं। अब 308 से 314 के अंतर्गत अखिल भारतीय है और लोक सेवा जो है आपकी 323 तक है। ठीक है, फिर आते हैं 14 पे। 14 क्या था, अधिकरण अनुच्छेद 223 का और 223 खा जो 42वें संविधान संशोधन ने 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपका जो 14वां था, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसी के अंतर्गत इसके अंदर अधिकरण को भी दिया गया था कि किस चीज़ पे केंद्र का अधिकार होगा और किस पर राज्य का। ठीक है, ये अधिकारों के बारे में दिया गया था। चलिए अगला है आपका भाग 15 निर्वाचन। ये भी इम्पोर्टेंट है। निर्वाचन मतलब इलेक्शन, 324 से 329 में दिया गया है इस अनुच्छेद में इसकी डिटेल। देखिए, जो आपका इलेक्शन है, चुनाव है, इससे संबंधित इसके अंदर डिस्कस किया गया है, बताया गया है कि चुनाव कैसे होने चाहिए, निष्पक्ष रूप से हो। ठीक है, और उसके बाद स्वच्छ हो, किसी प्रकार का उसमें किसी का फेवर ना हो, अनफेवरेबल हो। कौन इस पे चुनाव आयोग कैसे होंगे, जैसे आपको पता है चुनाव आयोग के अंदर 3 होते हैं। ठीक है, अभी जो है सबसे बड़े सुनील अरोड़ा हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे 2 और अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इस तरीके पहले जो था एक ही होता था, परंतु अब 3 कर दिया गया है। तो ये सारे किनको कब रिटायरमेंट होगी इनकी, कितने साल का सेवानिवृत्ति होगी, इनको अधिकार कौन कौन से दिए जाएंगे, इनकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, किसके अंडर में ये आएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको इलेक्शन से संबंधित अनुच्छेद 324 से 329 में दी गई है भाग 15 में। ठीक है, ये किस किस लेवल के चुनाव करवाएंगे, किस किस स्तर के, इन सब से संबंधित। चलिए आगे आते हैं। भाग 16 क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, जो कैटेगरीज होती हैं कुछ, उनके बारे में इसमें स्पेशल राइट दिए गए हैं 330 से 342। ठीक है, वर्गों को अधिकार। आगे आपका आ जाता है 17वां जो आपका संविधान 17वां भाग जो है वो राज्य भाषा से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है 343 अनुच्छेद, तो ये याद कर लें। 343 से 351 के बीच में इसमें बताया गया राज्य भाषा के बारे में। जैसे आपको पता हो भारत के अंदर 22 भाषाएं तो बहुत बोली जाती है, परंतु 22 भाषाओं को विशेष दर्जा मिला है, जिसमें हिंदी भारत की राज्य भाषा घोषित की गई है। ठीक है, अभी हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, राज्य भाषा है, वो भी सिर्फ क्या है आपकी हिंदी। ठीक है, अब हिंदी कहाँ से ली गई है, जैसे कि इसमें आपको पता होगा कि हमारी जो हिंदी है देवनागरी लिपि से ली गई है। तो इस सब चीज़ों के बारे में बताया गया है संपूर्ण रूप से कि हमारी राज्य भाषा कैसी है और कौन कौन सी है, किस लिपि से ली गई है, इसके बारे में आपको इसमें डिटेल मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो आपका 17 हो गया। आगे आते हैं 18 आपका दे रखा है आपदा प्रबंध से। ठीक है, आपात प्रबंध मतलब होता है डिजास्टर मैनेजमेंट से। 352 से 360 अनुच्छेद के अंतर्गत है ये आपका। इसमें क्या है कि जो ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कई बार देश के अंतर्गत, जो आपात की स्थिति आ जाती है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा इसके अंदर आपके मेन एक्ट हैं 356। ठीक है, 352, 356, 358 ये एक्ट हैं। ठीक है,
तो इसमें आपका क्या है, जैसा आपको पता होगा 356 आजकल चल रही है बहुत, कि 356 जो होती है इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है वो किसी भी राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करा देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारी आपातकालीन की स्थिति जो होती है उसको राष्ट्रपति के द्वारा क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं उन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि वित्तीय आपदा कब होगी, फाइनेंशियल जो क्राइसिस होते हैं, उसके बाद देश के अंतर्गत कई प्रकार की जो आपदाएं उनसे संबंधित इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए उसके बाद है 19 जो है आपकी प्रकीर्णन है, मिसलेनियस है, यानी कि इसके अंदर कुछ बची कुची जो हैं वो सारा इनके अंदर आपको मिलता है डिटेल, ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये है कि इसके अंदर आप मान लेना जो बची कुची थी वो सारी इसके अंदर डाल दी गई हैं मिसलेनियस के अंदर। मिसलेनियस हैं सारी मिला जुला करके हैं, सारी जितनी भी हैं सब इसी में ही। उसके बाद भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन के बारे में 368, अर्थात इसके अंतर्गत आपको ये अधिकार दिया गया है किस प्रकार से संविधान संशोधन संविधान के अंदर किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, बहुमत होनी चाहिए, तो बहुमत में कितनी बहुमत होनी चाहिए, या आपको विशेष बहुमत क्या होती है, साधारण बहुमत क्या होती है, कितना भाग होता है, राज्यसभा में कितने लोग इसको बहुमत में होने चाहिए, लोकसभा से कितने लोग बहुमत में होने चाहिए, इन सब से संबंधित सारा आपका इसमें दिया गया है किसमें, संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, सेकंड लास्ट है आपका अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष अनुबंध, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे टेम्परेरी दे रखे हैं। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस हैं, इसमें आपके कुछ उपबंध दे रखे हैं, उपबंध अस्थायी तौर पर है, कोई भी नियम कानून प्रॉपर नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए होगा, उसके बाद उसमें संशोधन हटाया जा सकता है। 22 भाग जो है आपका वो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृतपात व निरासन, अनुच्छेद 393 से 395, यानी कि नाम के बारे में, संक्षिप्त नाम में उनकी पद्धति कैसी होगी, उनका निरासन कैसे होगा, प्रारंभ कैसे होगा, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आज हमने क्या करा, आज हमने अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 1 से लेकर के 22 तक के हमने सारी डिटेल ली, सबको संपूर्ण रूप से पढ़ा, सही ढंग से पढ़ा। ठीक है, जिसमें आपके अनुच्छेद भी सम्मिलित थे, भाग तो हमने 22 पढ़े ही पढ़े। फ्रेंड इसी को आप 2-3 बार अगर वीडियो को देख लोगे तो आपको पढ़ते पढ़ते ही ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसमें बताता हूँ, वैसे तो आपको सारे याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, पर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से हैं जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो आपके सबसे इम्पोर्टेंट है भाग 1 संघ व उसका क्षेत्र से, जिसके अंतर्गत मैंने बताया स्टेट और यूटी के बारे में है, यूनियन टेरिटरीज़ के। भाग 2 नागरिकता के बारे में है। भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में है, जो 6 हैं, पहले 7 थे। भाग 4 ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, और फिर भाग आपका 5 संघ। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पाँचों इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं, आइए अगले पे, इसके बाद आपका भाग 6 ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। भाग 7 आप ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे है भी नहीं क्योंकि हट गया है। उसके बाद फिर आपका भाग 8, भाग 9, भाग 9 तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको अच्छी तरीके से लर्न होना ही चाहिए। फिर आपका भाग 10 भी है, क्योंकि आजकल जातिवाद के उसमें चल रहा है संबंधित, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर भाग 11, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फिर आपका भाग 12, इसको आप छोड़ दो, 13 भी छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और 14 भी छोड़ सकते हो, ये भी कोई इतने काम के नहीं है। ठीक है, आपका फिर इम्पोर्टेंट कौन सा है, इलेक्शन वाला, भाग 15। फिर उसके बाद आप 16वां छोड़ दो, 16वां भी आपका किसी वर्ग से रिलेटेड है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आपका भाग 17, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आपका भाग 18, ये भी आपको याद होना चाहिए, आपदा प्रबंध से, ये भी बहुत रिलेटेड है। उसके बाद आपका लास्ट भाग 20। इन भागों के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बाकी कोई इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये तो मैंने जो बताए हैं आपके टोटल, ये तो अच्छी तरीके से लर्न होने ही चाहिए, बाकी आप नहीं याद करोगे तो भी चलेगा। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने भाग के बारे में पढ़ा, अगली वीडियो में हम अनुच्छेद के बारे में भी पढ़ेंगे, अनुसूचियों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें और
जो नए यूज़र्स हैं वो इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जो स्टडी करते हो। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।